रिपब्लिक में शिक्षा सिद्धांत, द स्कीम ऑफ एजुकेशन इन द रिपब्लिक। प्लेटो ने रिपब्लिक में शिक्षा का इतना विस्तार से विवेचन किया है और शासकों की शिक्षा को इतना महत्व दिया है कि रूसो ने तो रिपब्लिक की शिक्षा को सर्वोत्कृष्ट कृत्य की संज्ञा दी है। उसके शब्दों में रिपब्लिक केवल राजनीति पर लिखी गई पुस्तक मात्र ही नहीं, वरन शिक्षा पर लिखी गई एक ऐसी उत्कृष्ट रचना है जो इससे पहले कभी नहीं लिखी जा सकी। रिपब्लिक की शिक्षा योजना जीवन के समूचे दृष्टिकोण को बदलकर बुराई की जड़ पर प्रहार करने और जीवन यापन के गलत ढंग में सुधार करने की एक चेष्टा है। यह मानसिक रोग को ठीक करने का एक ऐसा मानसिक निदान है जिससे सामाजिक पवित्रता तथा सत्य की अनुभूति मिलती है। शिक्षा का उद्देश्य आत्मा को उस परिवेश में लाना जो उसके निवास के प्रत्येक अवस्था में उसके उन्नयन के लिए सबसे अधिक अनुकूल हो। साम्यवाद का अर्थ है राजनीति के परिवेश से उन तत्वों को हटा देना जो आत्मा के समुचित विकास में बाधक हो सकते हैं। प्लेटो ने शिक्षा को एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया माना है जिसके द्वारा समाज के घटक एक सामाजिक चेतना से अनुप्राणित होकर समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना सीखते हैं। एक अच्छे जीवन में आने वाली बाधाओं को शिक्षा द्वारा दूर किया जा सकता है। शिक्षा एक ऐसा अभिकरण है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज में अपना समुचित स्थान बना पाता है और उसके अनुसार अपने को ढालता रहता है। सच्ची शिक्षा को सही ढंग से ग्रहण करके मन और चेतना को सुसंस्कृत बनाया जा सकता है। प्लेटो शिक्षा द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों में राजनीतिक चेतना और कर्तव्य परायणता की भावना के संचार का आकांक्षी है। उसकी दृष्टि में शिक्षा वह प्रकाश है जो व्यक्ति के मस्तिष्क पर छाए हुए अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर ज्ञान की ज्योति जगाता है। इस ज्योति से सभी वर्गों के कर्तव्य पथ आलोकित हो सकते हैं और राज्य में एकता तथा व्यवस्था बनी रह सकती है। प्लेटो की शिक्षा योजनाएं का एक समाजशास्त्री लक्ष्य भी है और वह है राज्य के महत्व का ज्ञापन। यूनानियों के चिंतन में राज्य एक सजीव संस्था थी और जिसके साथ उनका एक रागात्मक संबंध था। सोफिस्टों द्वारा प्रतिपादित व्यक्तिवाद का खंडन कर प्लेटो समूह का महत्व प्रतिपादित करना चाहता है। राज्य द्वारा शिक्षा का प्रबंध उसे अभीष्ट है क्योंकि उसकी शिक्षा का प्रयोजन भी यही है कि समाज के वर्ग अपने अपने कार्य पूरी शक्ति और आस्था से पूरा करें। शिक्षा के सामाजिक पहलू पर बल देते समय प्लेटो ने उसके व्यक्तिगत पक्ष को भी नहीं भुलाया है। उसके लिए शिक्षा केवल समाज सेवी का ही
एक साधन मात्र न होकर व्यक्ति के लिए भी एक सत्य शोधक यंत्र है। मानव मस्तिष्क में ज्ञान की गंगा प्रवाहित कर शिक्षा व्यक्ति को उस अंधकूप से निकालती है जिससे वह अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सके। प्लेटो ने शिक्षा को जो महत्व दिया है उसका एक स्वाभाविक परिणाम यह भी निकलता है कि शिक्षा को व्यक्तिगत मांग और आपूर्ति के व्यापारिक सिद्धांत पर नहीं छोड़ा जा सकता। अतः प्लेटो की दृष्टि में राज्य का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य है शिक्षा देना। इसीलिए प्लेटो की योजना एक राज नियंत्रित और अनिवार्य शिक्षा को लेकर चलती है। प्लेटो तो यह भी मानता है कि राज्य पहला और सबसे ऊंचा शिक्षण संस्थान है। तत्कालीन यूनानी पद्धतियां अपने शिक्षा योजना को प्रस्तुत करते समय प्लेटो ने तत्कालीन यूनानी शिक्षा पद्धतियों का भी दिग्दर्शन किया है। उसके समय के यूनान में दो शिक्षा पद्धतियां प्रमुख रूप से प्रचलित थी। एक एथेंस में प्रचलित शिक्षा पद्धति और दूसरी स्पार्टा में प्रचलित शिक्षा पद्धति। इन दोनों शिक्षा प्रणालियों में अपने अपने प्रकार के गुण दोष थे। एथेंस में शिक्षा की कोई सार्वजनिक राजकीय व्यवस्था नहीं थी। शिक्षा एक व्यक्तिगत व्यवसाय था जो राज्य का कर्तव्य न होकर परिवार का उत्तरदायित्व माना जाता था। राज्य की ओर से शिक्षा संस्थाओं की कोई सहायता नहीं मिलती थी। शिक्षा संस्थाओं को कोई सहायता। रोमन साम्राज्य के समय तक यूरोप में राज्य की ओर से कोई शिक्षा संस्थान नहीं बने थे। सोलन के एक कानून द्वारा माता पिता को यह आदेश दिया गया था कि वे अपने लड़कों को अक्षरों का ज्ञान कराएं। लड़कियों के विषय में सोलन का यह कानून मौन था। शिक्षा का पाठ्यक्रम 3 व्यवस्थाओं में बटा हुआ था: प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च। शिक्षा के मुख्य विषय पढ़ना, लिखना, प्राचीन कवियों के साहित्य का अध्ययन, व्यायाम, खेलकूद और संगीत आदि थे। साहित्य के माध्यम से एवं आचार शास्त्र की शिक्षा का भी अध्ययन करवाया जाता था। प्राथमिक शिक्षा 6 से 14 वर्ष की अवस्था तक और माध्यमिक शिक्षा 14 से 18 वर्ष तक की अवस्था तक चलती थी। प्राथमिक शिक्षा के बाद आगे अध्ययन की इच्छा रखने वाले शिक्षार्थी सोफिस्टों या आइस्क्रेटों के विद्यालयों में शुल्क के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। चूंकि यह शिक्षा खर्चीली थी, अतः प्रायः धनी लोग ही इसका लाभ उठा पाते थे। सोफिस्ट अलंकार शास्त्र, भाषण कला, राजनीति, व्याकरण आदि विषयों का अध्ययन करते थे।
शिक्षा की तीसरी अवस्था 18 से 20 वर्ष तक थी। 2 वर्ष की इस अवधि में विद्यार्थियों को सैनिक शिक्षा दी जाती थी, जिससे नागरिक उत्तरदायित्वों को निभाने की क्षमता प्राप्त करते थे। स्पार्टा में शिक्षा राज्याधीन थी। सभ्यता और विकास की दृष्टि से एथेंस की तुलना में काफी पिछड़ा हुआ स्पार्टा प्लेटो के युग में अविकसित स्थिति में था। वहाँ की राजनीति में युद्ध की विशेष भूमिका थी। इस सैनिक राज में प्राचीन काल से ही राज्य की ओर से कठोर प्रशिक्षण की व्यवस्था विद्यमान थी। यहाँ शिक्षा में परिवार का कोई उत्तरदायित्व नहीं था। 7 वर्ष की अल्पायु से ही बालक राज्य को सौंप दिए जाते थे। राज्य उनकी प्रतिभा, योग्यता तथा अभिरुचि के अनुसार उन्हें शिक्षा देता था, किंतु शिक्षा का स्वरूप प्रमुख रूप से सैनिक था, जिसका एकमात्र उद्देश्य था अच्छे लड़ाकू रक्षक पैदा करना। कला अथवा सूक्ष्म बौद्धिक विकास की इस व्यवस्था में कोई संभावनाएं नहीं थी। बड़ी बड़ी व्यायामशालाएं, रहने एवं सोने खाने के लिए बड़े बड़े शयन कक्ष और युद्ध क्षेत्र, ये ही स्पार्टा की प्रमुख शिक्षण संस्थाएं थी। स्पार्टा में प्रारंभ से उच्च शिक्षा तक राज्य का नियंत्रण था। प्रत्येक शिक्षार्थी को इसलिए सैनिक शिक्षा दी जाती थी, जिससे वह उस स्पार्टन सैनिक परंपरा की रक्षा कर सके जिस पर वह जीवित था। स्पार्टा में विभिन्न प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं और परंपराओं के द्वारा विद्यार्थियों को सुदृढ़ बनाया जाता था। स्त्रियों के लिए शारीरिक शिक्षा अनिवार्य थी। प्लूटार्क ने स्पार्टा के प्रसिद्ध नियम निर्माता लाइकार्गस की जीवनी में लिखा है कि यहाँ बालक बालिकाएं एक साथ नग्नावस्था में नाना प्रकार के व्यायाम करते थे। युवतियों का शरीर दौड़, कुश्ती, बर्छी, भाला फेंकना आदि विभिन्न व्यायामों द्वारा संपुष्ट बनाया जाता था, ताकि उनकी संतानें भी पुष्ट और बलिष्ठ हों। स्त्रियों और पुरुषों को एक निश्चित प्रकार का बनाया जाता था। परिवार में वैवाहिक प्रेम को कोई स्थान नहीं था। 20 वर्ष की अवस्था के बाद नागरिकों को विवाह करने की स्वतंत्रता नहीं थी, लेकिन 30 वर्ष तक उन्हें राजकीय पुरुष घरों में रहना पड़ता था। पारिवारिक जीवन को राजकीय आवश्यकताओं के संपूर्ण गौण समझाता था। विवाह एक गुप्त और अवैध संबंध था। पति पत्नी वैवाहिक तथा पारिवारिक जीवन का उपयोग नहीं कर सकते थे। तो आज यहीं पर लेक्चर को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।